कोई बात नहीं है। परम आदरणीय अल-इक़मा फाउंडेशन के अध्यक्ष जियाउद्दीन अहमद साहब, भाई शाहिद सरवर साहब, मंचासीन विद्वतजन और इस सभागार में उपस्थित बंधुओं, मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और नमन करता हूं। मेरे साथी मेरे हमदम यही फरियाद करता हूं और आज़ादी के 75वां वर्ष के अवसर पर आप सबको इसका मुबारकबाद करता हूं। मित्रों, आज का जो विषय है, मैं सीधा विषय पे आऊं। बातें तो बहुत की जाती है, की जा सकती है, लेकिन हम ये जो आज़ादी की बात आज हम मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और पूर्व वक्ता ने यह चर्चा भी की है कि भाई आज़ादी की शुरुआत हमारी कब से हुई है। 1857 के पूर्व की भी बात कहे हैं, जो इन्होंने कहा है उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन आज हमें उन शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है, जिन्होंने स्वराज और स्वधर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देकर हम भारतीयों को गौरव प्रदान किया है। उनकी आत्मा आज भी इस देश की आज़ादी की ताक में है। हमें आज़ादी प्राप्त हुई नहीं है, यह तो एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता था। आज भी हम गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। यह क्या आज़ादी है? आज़ादी का तात्पर्य यह नहीं है। आज़ादी का तात्पर्य है कि व्यक्ति निस्वार्थ, निश्चल, भय रहित, किसी चीज की आशंका और डर न हो, तब हम आज़ाद हैं। जंगल में शेर रहता है, उसको कोई चीज की चिंता नहीं होती है, वो आज़ाद होता है। लेकिन आज हम बहुत सी समस्याओं से घिरे हैं। न बोलने की आज़ादी है, न कहने की आज़ादी है, न पढ़ने की आज़ादी है, न सोने की आज़ादी है। इसको हम कैसे आज़ादी कहते हैं? लेकिन खैर, हम लोग आज़ादी मानते हैं और इसके लिए हम सब अवगत हैं कि स्वतंत्रता की बेड़ी को काटने के लिए अपने प्राणों की बलिवेदी चढ़ा करके हमारे देशभक्त इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। आज यह दिन उन्हीं लोगों की याद में मनाई जा रही है, उन्हीं लोगों के याद का प्रतिफल है और उन्हीं लोगों का जो स्वतंत्रता संग्राम में शहादत दिए, जो उनका योगदान रहा, जो उनकी जेल यातनाएं रही, जो उनकी चर्चा चेयरमैन साहब ने किया था, काल कोठरी के तहत जो उनकी यातनाएं दी गई है, काला पानी की सजा दिया गया है, उन तमाम यातनाओं का प्रतिफल है भारत हिंदुस्तान की आज़ादी, जिसकी आज हम जश्न मना रहे हैं। यह क्या है? इसमें त्याग है, बलिदान है, शौर्य है, और उसी शौर्य की गाथा आज हम लोग गा रहे हैं। एक बात मित्रों याद रखें, जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है, वह व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अपनी संस्कृति को भूल जाता है और अपने समाज को भूल जाता है। इसलिए अतीत को जरूर याद रखने की जरूरत है। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे शहीद हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे वो हिंदू भाई हों, सिख हों या ईसाई हों, सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। यह देश किसी खास व्यक्ति का नहीं है। यह देश 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं विद्यार्थी तो अर्थशास्त्र का हूं, लेकिन थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक यह मुस्लिम शासकों के द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से देश पर नियंत्रण रहा। 17वीं शताब्दी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों या गोरे, जो शब्द यूज कर लें, उसका आगमन होता है। अब प्रश्न उठता है कि स्वतंत्रता की क्रांति की जरूरत क्यों पड़ गई? जब भारत में 7वीं शताब्दी में मुसलमान आ गए थे, 17वीं शताब्दी तक रहे, तो कोई आंदोलन क्यों नहीं हो रहा था? यह एक बहुत बड़ा विषय है, एक कई किताबों में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। आप किताब पढ़ रहे होंगे, इरफान हबीब साहब का पढ़े होंगे, आर.एस. शर्मा का पढ़े होंगे, मजुमदार का पढ़े होंगे, उर्मिला थापर का पढ़े होंगे और छोटे मोटे बहुत सारे किताब पढ़े होंगे।
लेकिन उन चीजों में एक पक्षीय बातें कही गई है, स्पष्ट शब्दों में उसका चित्रण नहीं किया गया है, उसे लुप्त रखा गया है, क्योंकि वो किसी साजिश के तहत वो सब बातें लिखी गई है, पक्षीय बातें लिखी गई हैं। लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक आंदोलन क्यों नहीं हो रहा था। ठीक है, मुस्लिम लुटेरे आए थे, देश को लूटे थे, लेकिन आम जनता को इससे परेशानी नहीं थी, आम आवाम को कष्ट नहीं था। जो मुस्लिम उस समय लुटेरे थे वो किसको लूटे? जो बहुत बड़े नवाब थे, बहुत बड़े जो राजा थे, जो महाराजा थे, देश में था, सोने की चिड़िया थी, उनको लूट के ले गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आम जनता अमन चैन से था मुस्लिम काल में। इसकी बहुत सारे प्रमाण है, किताब का भी नाम आगे मैं बताऊंगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं जो इंटरेस्टेड होंगे। उसमें देश की लूट हो रही थी, लेकिन जनता अमन चैन था। जनता को यह दबाव नहीं बनाया जा रहा था कि आप एक चीज की खेती करो, उन चीज की खेती करो, चूंकि उस समय आम आवाम की आवश्यकताएं सीमित थी, अपनी सीमित आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूर्ति कर रहा था, अमन चैन से रह रहा था, देश की कोई खास चिंता न थी। इसलिए उन समय में उन 1000 वर्षों में कोई विरोध की चिंगारी नहीं फूटी गई। अभी पूर्व वक्ता हमारे सरवर साहब ने कहा 1857 की बात, तो उसकी भी मैं बात करूंगा। अब देखिए, W.W. हंटर एक पुस्तक है, W.W. हंटर 1871 में उन्होंने लिखा है स्टैटिस्टिकल अकाउंट्स ऑफ बंगाल, जिसकी 21 वॉल्यूम्स में है, उपलब्ध है। मैं कुछ वॉल्यूम जो हमारे काम का था मैं जेरोक्स भी करा के रखा हूं, ब्रिटिश हाई कमीशन में तो जरूर मिल जाएगा, वहां लाइब्रेरी में मैं देखा भी हूं। उन्होंने यह बताया है कि 1770 का जो अकाल था, 1770 का अकाल था, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। उस समय इस देश के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अनाजों का व्यापार बाहर कर रहा था, पैसा कमा रहा था। एक लाइन में यदि कहें तो अंग्रेजों का एक और एक मात्र उद्देश्य था, व्यवसाय करना, पैसा कमाना, जनता के कल्याण पर कभी चिंता न करना। तो W.W. हंटर ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब अंग्रेजों ने एक तरफ देश में भुखमरी थी, लाखों लोग मरे थे उसमें, बंगाल की तो लगभग बंगाल फेमिन के नाम से भी बहुत से आर्टिकल्स हैं, बहुत से बुक्स भी हैं, उसमें इस सब की चर्चाएं हैं, लेकिन मैं उतना कहने नहीं जाऊंगा। लेकिन एक तरफ देश में लोग भूखे मर रहे थे, लाखों से ज्यादा, 5 लाख से ऊपर लोग भूखे मर गए थे, अनाज के बिना, भोजन के बिना। और वैसे परिवेश में वो अंग्रेज उसे निर्यात कर रहे थे, अपने देश भेज रहे थे और पूंजी बना रहे थे और व्यापार कर रहे थे। तो जनता में आक्रोश का कारण शुरू हुआ, सुबगाहट शुरू हुआ। 1857 के पहले बहुत सी हुई है, भाई ने 3-4 ही बातें कही हैं, मैं 25 बताऊंगी क्रांतियां हुई हैं, और वह क्रांतियां खुल के हुई, उसमें भी मैं बताऊंगा मुसलमान भाइयों का क्या सहयोग रहा है। इसके साथ साथ जनता में आक्रोश था, अंग्रेजों के द्वारा शोषण उत्कर्ष पर था। इसके साथ साथ सबसे बड़ी अंग्रेजों ने क्या बताया, मुस्लिम काल में कुटीर एवं लघु उद्योग प्रफुल्लित हो रहा था, पुष्पित हो रहा था, पल्लवित हो रहा था, बढ़ रहा था, विकास कर रहा था, समस्याएं नहीं थी। अंग्रेजों ने सबसे पहले आपका लघु एवं कुटीर उद्योग को बर्बाद किया। ये नहीं पकड़ रहा है क्या? अंग्रेजों ने लघु एवं कुटीर उद्योग को बर्बाद किया। अब लघु एवं कुटीर उद्योगों को बर्बाद किया, क्यों, कैसे किया? उसने जमींदारी सिस्टम लाया। आप लोग सुने होंगे मुनरो और कॉर्नवालिस का कंसेप्ट, जमींदारी सिस्टम लाया। अंग्रेज जमींदारों के माध्यम से वसूली करते थे और पूंजी इंडिया से ले जाते थे। नोल्स का एक कोटेशन है, नोल्स एक बहुत बड़े अंग्रेजी लेखक थे, उन्होंने लिखा है कि 19th सेंचुरी वाज द आउटकम ऑफ फ्रेंच आइडियाज एंड ब्रिटिश टेक्निक्स। विस्तृत आगे उसमें लिखा है कि यदि भारत की पूंजी नहीं गई हुई होती तो लंकाशायर और मैनचेस्टर के तमाम आविष्कार समुद्र में डुबा दिए गए होते। बहुत बढ़िया कोटेशन है नोल्स का, अंग्रेजी हिंदी में मैं बता दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जमींदारों के माध्यम से शोषण हो रहा था और आम आवाम में आम जनता नारुष्ट थे। चूंकि खेती करने की स्वतंत्रता नहीं थी, मैं एक कृषक पुत्र हूं, मैं खेती भी किया हूं, मैं जानता हूं उस समय
किसानों को अपनी खेती करने की स्वतंत्रता नहीं थी। सरकार के द्वारा माध्यम से जमींदारों के यहां से फरमान जाता था कि इतने एकड़ यदि आपके पास जमीन है तो तीन कठिया प्रणाली, गांधी जी के आंदोलन में पढ़े होंगे तीन कठिया प्रणाली, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। तो सडन पीरियड पे आपको कैश क्रॉप पैदा करना था। कैश क्रॉप क्या था? नील, इंडिगो, अफीम और कुछ कपास और जूट। क्यों? क्योंकि उनको यहां से निर्यात करते थे। फैक्ट्रियां कहां लगी हुई थी? लंका शहर में, मैनचेस्टर में। इंडिया में फैक्ट्री नहीं लग रहा था। यहां से रॉ मटेरियल जाता था, वहां तैयार होता था और बन करके आता था, औने पौने दाम में यहां से जाता था और कीमती वस्तु बनकर आता था। तो हम भारतीयों को विवश किया जाता था उनके सामान को खरीदने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ क्या हो गया था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो गई थी, छोटे छोटे उद्योग खत्म कर दिए गए थे। परिणाम स्वरूप वह अंग्रेजों का शोषण बढ़ गया था, लूट खसोट की नीति आ गई थी। अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाया और इसके तहत हम ये देखते हैं कि देश में उस समय अमन चैन खत्म हो गया था। और अब तो शोषण के बाद गांधी जी ने भी कहा है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की यात्रा में बताए हैं कि फर्स्ट क्लास लोग ट्रेन में, इंडियन लोग फर्स्ट क्लास की ट्रेन में नहीं जा सकते हैं। हालांकि गांधी जी को ठेला गया, मारा गया, ये सब कहानी है, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इतिहासकार कुछ अपना घी मसाला लगाकर बनाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। आप इसके लिए एक लाला लाजपत राय अंग्रेजों के द्वारा मारे गए थे, सॉन्डर्स ने मारा था। तो उनकी एक किताब 1928 में पब्लिश हुई है, उसको पढ़ सकते हैं, अनहैप्पी इंडिया। पुराने लाइब्रेरी में मिल सकते हैं, आप देखेंगे। उसमें इन्होंने काफी चर्चा किया है और चर्चा किस तरह से जमींदारों के माध्यम से ब्रिटिशर्स भारत के लोगों का शोषण कर रहा था। तो आक्रोश ये था, इसके कारण लोग खुल के आने लग गए। 1857 के पहले जमींदारों, राजाओं में, नवाबों में सुगबुगाहट हो रही थी, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं आई। तो ये कारण था। अब मैं भाई सरवर जी की बातों को थोड़ा सा सपोर्ट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। 1770 की कहानी आप लोग सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते होंगे। सन्यासी विद्रोह क्या था? यह कोई साधु और फकीरों का ये नहीं था। इसमें हिंदू और मुस्लिम लोगों ने काफी संघर्ष किया था। अभी एक किताब पब्लिश एक आध महीने के अंदर हो रही है, सन्यासी विद्रोह, 800 पेज की। डॉक्टर आनंद वर्धन अभी इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उसका ड्राफ्ट देखा हूं। तो उसमें उन्होंने बताया है कि यह जो था एक गिरी संप्रदाय था। गिरी संप्रदाय के माध्यम से यह, और दूसरे जो मुस्लिम लोग उसमें सपोर्ट कर रहे थे, फकीर जो लोग थे वो लोग इसमें सहयोग कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम लोग काफी थे। इसके जो नेतृत्व कर रहे थे, अब देखिए सन्यासी विद्रोह था, लेकिन विद्रोह कर रहे थे चिराग अली, मूसा शाह, मजनू शाह, ये सभी लोग थे। और उसमें फकीर तत्व जो था वो काफी सक्रिय था सन्यासी विद्रोह में। इसके माध्यम से भवानी पाठक वगैरह जो नेता थे, ये लोग काफी विद्रोह किए थे। इतना ही नहीं, इस सन्यासी विद्रोह के तहत सन्यासी के रूप में ये लोग अंग्रेज के छावनियों में जाकर के रोटी की सेवा करते थे और क्रांति की चिंगारी में घी का काम वहां करते थे, कन्वर्सिंग करते थे, इंटरनल कन्वर्सिंग करके उन्हें कन्विंस करते थे यह देश तुम्हारा है। मुट्ठी भर तो अंग्रेज आया था, मुट्ठी भर ही तो आया था। इस तरह से इसमें बहुत लंबी कहानी है, समय की सीमा को देखते हुए बता देंगे कितना देर बोलना है। 1 बजे तक 15 मिनट, चलिए तो और थोड़ा सा शॉर्ट में चलता हूं। तो एक हम बता रहे थे। दूसरा कोली विद्रोह 1820 का आया था। बैरकपुर विद्रोह 1824 में आया था। खामोशी विद्रोह, कुछ लोगों ने उस समय खामोश होकर के भी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि लड़ने की क्षमता नहीं थी। शास्त्र तो था, शस्त्र की कमी थी, तो लोग खामोश से, आज बिल्ला लगाकर लोग चलते हैं, तो उस समय भी खामोशी विद्रोह 1846 में हुआ था। इसके साथ साथ कोल्हापुर विद्रोह 1856 से 1860 में हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में हुआ था। इसके साथ साथ उसी समय एक बहावी आंदोलन चला था, जो बहावी आंदोलन के बारे में भी
आपको बताना चाहेंगे। समय की सीमा तो थोड़ी हो गई है, लेकिन बहावी आंदोलन का नेतृत्व मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे थे। बहावी धर्म था, बहावी धर्म के माध्यम से वो लोग इसका विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इसके साथ साथ कुका विद्रोह 1868-69 में था। इसके साथ साथ पौना का किसान विद्रोह और इसके साथ साथ आदिवासी विद्रोह, कुका विद्रोह पंजाब। क्योंकि ये क्या था, रीजनल क्षेत्रीय विद्रोह हो रहे थे, लोग नारुष्ट थे, लोगों में ज्वाला फुट रही थी, लेकिन असेंबल नहीं हो पा रहा था, स्कैटर्ड वे में था। कहीं कुछ होता था, अंग्रेजों के सिपाही दबा दिया करते थे। तो ये सब बातें हुई थी। और आदिवासी विद्रोह में तो आप जानते होंगे, झारखंड का जो बिरसा मुंडा विद्रोह जो था, उन लोगों ने, भाइयों ने काफी विद्रोह किया था, विरोध किया था। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्न वे में हम बताना चाहेंगे कि आपने नाम सुना होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुए थे, पैदा हुए थे और गांधी और नेहरू के कंटेम्पररी थे। गांधी को भी उन्होंने लात मारा, लंबी कहानी है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती, ही वाज फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, ही वाज फाउंडर ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। इन्होंने कार्य क्षेत्र बिहार को रखा था। कहा गया है कि यदि स्वामी सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन गांधी को नहीं मिलता तो गांधी नहीं होते। चूंकि उस समय की आबादी क्या थी, 90% गांव में रहते थे। गांव में कौन रहते थे? किसान, मजदूर, छोटे मोटे जो पेशेवर थे, ये लोग रहते थे। और इसके नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। उन्होंने किसान को डिफाइन किया है। किसान का तात्पर्य मुझे वो नहीं है जो केवल खेत रखता हो, जो जिसकी आश्रय, जिसकी डिपेंडेंसी खेती पर है, वह किसान है, चाहे वह मजदूर ही क्यों ना हो। वो भी लंबी बात है, उसमें नहीं करूंगा। तो सहजानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि यदि इस भारत में जन समर्थन किसी के पास था, गांधी के पास, तो वह स्वामी सहजानंद सरस्वती का था। और उन्होंने गांधी को समर्थन दिया। गांधी जी की बात बता रहा हूं। नीलहा आंदोलन के आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और गांधी को गांधी बनाया तो चंपारण का नीलहा आंदोलन बनाया। यह एक नाटक था, यह एक नाटक था। यदि भारत का आप इतिहास पढ़ेंगे अंग्रेजों का के समय का, तो 1892-93 में नील का प्रोडक्शन यहां से खत्म हो गया था। क्योंकि उसके पहले इंडिया में नील की खेती कंपलसरी कर दी गई थी। 2 कट्ठिया 3 कट्ठिया जो प्रणाली चल रहा था, किसान को 1 बीघा में 2 कट्ठा में नील की खेती करना कंपलसरी था। गांधी कब गए हैं? 1918 और 19 में गए हैं चंपारण में, और जाकर के वहां नीलहा आंदोलन शुरू किए हैं। जबकि उस समय अंग्रेज ने इंडिया से नील खरीदना 93 के बाद बंद कर दिया था। 1892-93 के बाद नील खरीदना बंद कर दिया था। तो गांधी जी की नाटक थी। गांधी जी वहां जाकर नील आंदोलन किए। खैर, डंडा गोली तो नहीं चली, लेकिन उन्होंने वहां के जो कुछ किसानों की समस्याएं थी वगैरह, सेटलमेंट वगैरह वगैरह कराया। वो भी अलग एक अध्याय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी का जो सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन था, 38 लाख किसान सदस्य थे स्वामी सहजानंद सरस्वती को 1936 में। सबसे बड़ा संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार में था। ऐसे उनको क्षेत्रीय नेता कहा जाता है। लेकिन आप भारत के, चाहे विजयवाड़ा हो, चाहे गुजरात हो या पंजाब का हो, ये सभी किसान का जो स्टेट वाइज उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। और क्या था किसान आंदोलन? क्या था? जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। और जमींदारों का शोषण का विरुद्ध जो था, वो अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन की एक कड़ी थी, एक नींव थी, जो सहजानंद सरस्वती ने रखा था। तो इस तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती की 1929 से 1946 तक की जो पीरियड है, उनकी 42 पुस्तकें हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 42 बुक्स है, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, और कुछ रिलीजियस भी 2-3 हैं, लेकिन वो साइंटिफिक है। आपको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नेट पर भी देख सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस तरह से अब हमें देखते हैं कि काफ़ी 1906 में वीर सावरकर लंदन में थे, और उस समय उन्होंने करीब 1 लाख से ज़्यादा रिवॉल्वर इंडिया में सप्लाई किए थे सावरकर। और लाने वाले कौन थे? मिर्जा अब्बास और सिकंदर हयात। वहां से उन्होंने अरेंज करके भारत में भेजा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी लोगों ने शहीद हुए। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में
अशफाकुल्लाह खां, मैं एक दो केस स्टडी बताना चाहूंगा कैसे उस समय हिंदू मुस्लिम का संगठन था, किस तरह स्वतंत्रता संग्राम में दोनों ने मिल करके चला था। आप लोग बिस्मिल और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक अल्लाह खां का, सॉरी माफ करेंगे उर्दू का शब्द में थोड़ा सा बोलने में उल्टा सीधा हो रहा है क्योंकि उच्चारण थोड़ा सा ये होता है। तो इन लोगों की कितनी अच्छी दोस्ती थी। तो मैं एक दो केस स्टडी भी बताना चाहूंगा जिसमें अशफाक उल्लाह खां जो काकोरी ट्रेन डकैती में अभियुक्त बने थे, और उन्होंने जब अंग्रेजों ने कहा, उनको कम उम्र के थे, कि यदि तुम गलती मान लो तो तुम्हारी हम सजा माफ कर देंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, वतन के लिए किसी भी मुकम्मल को फांसी पर चढ़ जाना यह गौरव की बात है। तो इस तरह से उनकी छोटी छोटी बातें थीं। ये 1900 में शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, और उनकी दोस्ती राम प्रसाद बिस्मिल से मैनपुरी में हुई, और इस तरह से वे बनारस में नौकरी करने गए। अब उस समय जैसे ही मीर जाफर की बात कर रहे थे, उनको भी एक पठान मित्र मिले और उन्होंने अंग्रेजों से कह करके उनको पकड़वा दिया। क्योंकि वे विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, बनारस में गए हुए थे, एक पठान उनके खास व्यक्ति थे, उनके यहाँ रुके और वो पठान ने पुलिस को बुला करके उनको अरेस्ट करवा दिया, पुलिस को सूचना दी, और 1900 फैजाबाद जेल में उनको फांसी दे दिया गया। तो मुझे कहने का तात्पर्य यह है कि जो अशफाक उल्लाह खां थे वो हिंदू और मुस्लिम के एक मिसाल थे, दोनों की दोस्ती थी, बेजोड़ दोस्ती थी। इसके बारे में बहुत कुछ और हम नहीं कहना चाहेंगे। इसके साथ साथ हम बताएंगे, बहुत लोगों का नाम इन लोगों ने नहीं लिया, लेना चाहिए। जैसे हमने आपको बताया सन्यासी विद्रोह में फकीर तत्व का बोध हो रहा था, उसमें थे मजनू शाह, सूफी संत हमुद्दीन, मौलवी अहमद शाह, अल्लाह मुहाजिद, इनायत अली, विलायत अली, पीर अली, ये सब लोग उस आंदोलन में सहयोग दिए थे और किए थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आबिद हसन का नाम आप लोग सुने होंगे। आबिद हसन सुभाष चंद्र बोस के पर्सनल सेक्रेटरी थे और उनके आंदोलन के एक मुख्य पिलर थे। इसी तरह आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने काफ़ी ये किया है। इसके साथ साथ शाह नवाब वगैरह का काफ़ी आया है। तो हम भारतीय हैं, किसी ने शोषण के संदर्भ में अभी चर्चा कवि जी किए थे कि स्वतंत्रता संग्राम में केवल गांधी के तलवार और बिना ढाल के नहीं आज़ादी मिली थी, कितने बलिदान हुए उन्होंने भी चर्चा की, मैं भी कुछ कर रहा हूं और इससे ज्यादा बदलाव हुआ है। लेकिन कवियों का भी बहुत बड़ा रोल रहा था। आप राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुने होंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने बहुत अच्छा कहा है कि किस तरह एक्सप्लॉयटेशन हुआ था जमींदारों के समय में, कि श्वानों को मिलता दूध भात, श्वान कुत्ते को कहते हैं, श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी में चिपक चिपक जारे की रात बिताते हैं, ज्योति के लज्जा बसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलोलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। यानी जमींदारों की इतनी जमींदारी क्रूरल्टी थी कि महिलाओं की इज्जत बहु बेटियों को बेच करके उसे सधाना पड़ता था। इस पर उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की है। इसके साथ साथ हम और चाहेंगे, बहुत सी बातें तो हैं हमारे पास कहने का, लेकिन अब थोड़ा सा चर्चा करना मैं चाहूंगा कि वर्तमान परिवेश में एक खुदीराम बोस का भी आप नाम सुने होंगे। खुदीराम बोस 1908 में पैदा हुए थे, बंगाल में ही हुए थे। उनका कार्य क्षेत्र मुजफ्फरपुर में, उनको फांसी दी गई और वे बहुत कम उम्र में अरेस्ट हुए थे। वो क्या किए थे, किंग्सफोर्ड जो एक ब्रिटिश कमिश्नर था उसको मारने के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया था। जब उनसे अंग्रेजों ने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम अपना कुछ अपील कुछ कहना चाहते हो तो करो, तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा था, अंग्रेज मेरे देश के दुश्मन हैं और दुश्मन से न्याय की कभी आशा नहीं किया जा सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अदालत में देशवासियों को बम बनाने का तरीका बताना चाहूंगा, ताकि जो कार्य में पूरा नहीं कर सका वह करोड़ों भारत माँ के लाल कर सकें। मित्रों, आपको मालूम होगा, बंगाल के कोई भाई पत्रकार हैं, इस स्वतंत्रता संग्राम में बम बनाने की जो ट्रेनिंग थी वह बंगाल में ही दी जाती थी। मेरे ग्रामीण भी एक ट्रेनिंग लेकर के आए थे,
खैर मर गए, उन्होंने बात किया था, तो वहाँ बम बनाया जाता था। और ये जो आपके हमारे खुदीराम बोस थे, उसके एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम बम बनाने का ट्रेनिंग देंगे यदि हमें इजाज़त मिलता है तो इस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। और इसके साथ साथ आप गदर पार्टी की बात तो हो ही गई है, लाला हरदयाल। सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता संग्राम में भारत के सभी जात के तो लोग थे ही, लेकिन विदेशों से भी बहुत बड़ी सहायता मिल रही थी। विदेशों का मतलब जो भारतीय विदेश में थे, इंग्लैंड को छोड़कर। क्यों? इंग्लैंड से सहयोग नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड तो ले जा रहा था, लेकिन अन्य देशों में जो लोग थे वे लोग काफी सहयोग कर रहे थे। और तिलक का नाम आप लोगों ने सुना है। गदर पार्टी में जो था वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसमें मुसलमान और हिंदू लोग काफी थे। और उन लोगों ने यह बताया है कि 1914-15 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दरमियान वहां से लोगों ने लगभग 8000 लोग भारत में आकर के और स्वतंत्रता संग्राम की लौ को, ज्वाला को तेज करने में प्रयास किया था, जिसमें मुख्य रूप से लाला हरदयाल थे, करतार सिंह थे, भाई परमानंद सिंह थे, गणेश पिंगले थे, जगत सिंह थे। और इन लोगों को उसमें लाहौर में फांसी पर चढ़ाया गया था। बंगाल विभाजन भी विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण रहा है, क्योंकि बंगाल क्या था उस समय, बंगाल में पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल जो था, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये तमाम बहुत बड़ा क्षेत्र था। और उस समय इन तमाम क्षेत्रों में 1/3 जनसंख्या मुसलमानों की थी। इसलिए इन लोगों का टारगेट क्या था? राजधानी बंगाल में ही था। लेकिन बंगाल में इतना विद्रोह हुआ, बंगाल में विद्रोह, तो इस पर मिस्टर रिजले ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, कि बंगाल एक ऐसी शक्ति है, हमें, हमारा उद्देश्य है कि इसे विभाजित कर दें ताकि हमारा शासन विरोध करने वाले लोग का आधार कमजोर हो जाए। और इसे बहुत प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप वहां पर लोगों की विभाजन हुई। विभाजन के भी बहुत से विरोध हुए हैं, विभाजन में भी बहुत से कत्लेआम हुए हैं, उसकी भी लंबी लंबी कहानी है। लेकिन उसके बाद हार्डिंग बम कांड हुआ। हार्डिंग बम कांड के बारे में भी आप लोग जानकारी होगी ही, कि जब राजधानी दिल्ली आ गई, डर से, बंगाल के डर से अंग्रेजों ने 1912 में अपनी राजधानी भारत कलकत्ता से दिल्ली में लाया। दिल्ली में लाई गई, उस समय लॉर्ड हार्डिंग्स जो साहब थे यहाँ के, उनको शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा में हाथी पर बैठ के वो लाल किला के पास गए थे। और वहां चांदनी चौक पर इन पर बम फेंका गया, इनका गार्ड मर गया, ये बच गए, ये बेहोश हो गए। तो इसमें काफी लोगों का था, इसमें बाल मुकुंद, अमीर चंद, बलवंत विश्वास, अवध बिहारी, ये लोगों को 1915 में फांसी दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1913 से 1920 में भी भारतीय प्रवासियों के द्वारा करीब 12 देशों का सहयोग मिल रहा था। दूसरी आंदोलन आप जालियांवाला बाग देख लीजिए। जालियांवाला बाग में जो डायर ने किया, ये तो सब लोग जानते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। जालियांवाला बाग जो 1991 में, सॉरी 1900 कह रहा हूँ, 1919 में हुआ था। आज एक प्रश्न भी था आपके क्वेश्चंस में। और इसमें जालियांवाले बाग में 1000 तो लोग मारे गए थे और लगभग 4 से 5000 लोग घायल हुए थे और 1650 राउंड गोलियां चली थी। और इसके लिए जो डायर थे उनका रोल रहा था, डायर को भी उधम सिंह ने मारा, ये सब कहानी आप जानते हैं। अब थोड़ी सी मैं 5 मिनट मैं लेना चाहूँगा। 5 मिनट में मैं, क्योंकि आप देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम की जो इतिहास लिखी गई है वह गौण है 1940 से लेकर के 46 के बीच। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जिसमें जिन्ना, मिस्टर गांधी वगैरह लोगों का रोल रहा है। तो 1940 से 48 के बीच का आंदोलन पर हमारे जो लेखक हैं वे लोग मौन हैं। और विभाजन, भारत की स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, इसी में आंदोलन में ही निहित थी भारत का विभाजन। उस समय हिंदू मुस्लिम बंटना नहीं चाहते थे, मैं नेता का भी नाम बताऊंगा, वो लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन विभाजन चल रहा था, विभाजन का दौर चल रहा था। और सर सैयद अहमद साहब थे जो
अपनी सांस्कृतिक नवजागरण स्वतंत्रता संग्राम में भी कर रहे थे। यानी मुस्लिम संप्रदाय को भी वह एक आधार दे रहे थे, उसको सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहते हैं, कर रहे थे। और दूसरे तरफ हिंदू लोग में तिलक थे, बंकिम चंद्र थे, जुगान्तर, अभिनव भारत वगैरह, सब में सबकी काफी विस्तृत चर्चा की गई है। तो जो सैयद अहमद साहब थे फकीर तत्व को प्रेरित कर रहे थे और दोनों तरफ से वहीं से विभाजन की बातें शुरू होने लग गई थी। अब एक प्रश्न हकीम साहब ने किया था 1857 को हम स्वतंत्रता संग्राम का नींव क्यों मानते हैं। वीर सावरकर ने भी इस बात को कहा है अपनी पुस्तक में कि 1857 का जो विरोध था वह स्वतंत्रता संग्राम की पहली कड़ी थी। इसके पीछे कारण था, वह उसके पहले क्या होता था, राजा खुद कर रहे थे, चाहे हिंदू राजा हो या मुस्लिम नवाब हो, विरोध कर रहे थे। लेकिन 1857 की जो विद्रोह हुआ, इसमें तमाम किसान, राजा, महाराजा, नवाब, मौलाना, साधु, किसान, खेत मजदूर, तमाम लोगों का एक समन्वित प्रयास था उस समय। इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम जो तिथि मानी जाती है वो 1857 की मानी जाती है। और उस समय एक थे, अच्छा 1857 के जनक कौन थे, यह भी इतिहास कहीं नहीं पर पूर्व बताता है, लेकिन उसके जनक थे अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां जो थे वो उसके जनक थे। और कौन थे, अजमुल्ला खां एक वकील थे जो नाना साहब के वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए थे। और इंग्लैंड जाकर के उन्होंने नाना साहब से कहा कि यदि मुझे हिंदू राजाओं का समर्थन मिलता है तो हम विदेशी मुसलमानों का सहायता हम लेंगे, तो हम लोग मिल करके देश को आजाद करा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी बात क्यों आ रही थी। चूंकि मुस्लिम शासन काल 1000 वर्ष की शासन चली गई थी, इसलिए अंग्रेजों से सबसे ज्यादा नाराजगी थी वह मुस्लिम तात्कालिक जो थे उन लोगों में था। इस बात की चर्चा इन्होंने किया है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अजमुल्ला खां ने आगे भी बढ़ाया। बख्त खां दिल्ली में थे, किसान मजदूर के साथ थे। और सबसे बड़ी रोल महिलाओं की रही है, जो महिलाओं को लोग छोड़ रहे हैं। जिस देश में महिलाओं को सम्मान नहीं होता है वह देश भूल जाता है अपने इतिहास को। हमारा एक वेद का मंत्र है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जिस समाज में नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। स्वतंत्रता संग्राम में काफी महिलाओं का भी योगदान रहा है। आज हम बुर्का में रह रहे हैं या बुर्का पद्धति से अब तो धीरे ऊपर आए हैं, लेकिन उस समय आप याद कीजिए बहादुर शाह जफर की पत्नी, मैं नाम पूरा याद नहीं है मुझे, बेगम कुछ था, उन्होंने बहादुर शाह जफर के अरेस्ट होने के बाद उन्होंने जमकर विरोध किया था अंग्रेजों का। वाजिद अली शाह उनकी भी पत्नी थी, जो वाजिद अली शाह को पकड़ करके हैदराबाद यहाँ से ले गया, अवध से बंगाल में, उनकी पत्नी ने काफी विरोध किया है। इस तरह से बहुत से हम 25 महिलाओं का नाम लिखे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में, लक्ष्मीबाई को तो आप लोग जानते ही होंगे, किरण सहगल हाल में मरी है, सुभाष चंद्र बोस की ब्रिगेड की ये थी। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य था, जीनत महल थी, हजरत बेगम थी, लक्ष्मीबाई थी। लेकिन इतिहासकार क्या किए हैं, राजाओं का नाम तो लिखे हैं, कुंवर सिंह का नाम आ गया है, लक्ष्मीबाई का नाम आ गया है, लेकिन उस समय और जो लोग थे, जो सामान्य स्तर पर थे, जो लो लेवल के लोग थे, उन लोगों का नाम कहीं इतिहास के पन्नों से गायब है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इतिहास, आजादी की पूर्ण इतिहास अधूरा है, अभी लिखने की जरूरी है। और वर्तमान सरकार ने प्रयास भी किया है। हम तो करीब 15-16 पुस्तक जान रहे हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम सिपाहियों के नाम पर लिखने की बात चल रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी मात्रा में बातें चली हैं। अब हम समय के सीमा को देखते हुए एक केस स्टडी और मैं लाना चाहूँगा, जिसमें कि बहुत तरीके से किसी ने चर्चा की है, और वो है आपने इसका नाम है केस स्टडी नहीं बात बताऊंगा, जनरल बात में बता देता हूं। तो इस तरह दिख रहे हैं कि आजादी की जो लड़ाई चली, इसमें जब
बहुत आगे आने के बाद जिन्ना, गांधी, मैं कुछ किताब बताऊंगा यदि लोग पढ़ना चाहें, जो मैं बात कहूंगा उसमें सब है। गांधी ने अपनी आत्मकथा में भी इसकी चर्चा किया है। गांधी एक बार 1922 में अंग्रेजों से माफी मांगे थे। 1943 तक गांधी की बनी रही अंग्रेजों के साथ भयंकर बनी रही, और तिलक के मरने के बाद इस स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के अंदर गांधी की वर्चस्व हो गई। गांधी ने किसको किसको निकाला कांग्रेस पार्टी से? मोतीलाल नेहरू को निकाला, सी.एच. चित्तरंजन दास को निकाला, मदन मोहन मालवीय को निकाला, जिन्ना जी को निकाला, सुभाष चंद्र बोस को निकाला, और स्वामी सहजानंद सरस्वती को निकाला। आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप जानते होंगे त्रिपुरी कांग्रेस की कहानी। स्वतंत्रता कांग्रेस के चुनाव में गांधी के लाख चाहने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। ये कॉमन बात है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। सितारा मैया को गांधी टारगेट किए थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जीतने का कारण था सुभाष चंद्र बोस के ग्रुप में स्वामी सहजानंद सरस्वती आए थे और तमाम किसानों का समर्थन था। त्रिपुरी कांग्रेस में देखेंगे इसकी विस्तृत चर्चा की गई है। तो ऐसे परिवेश में हम ये देख रहे थे कि इन्होंने कांग्रेस को निकाला। उस समय की जो देश थी, ये जितने कांग्रेस के बड़े लोग थे, ये लोग जमींदारों के, महाराजाओं के सपोर्टर हो गए थे। जैसे आप ये देख लीजिए, टाटा नेहरू को सपोर्ट कर रहे थे, बिरला जो थे लोहिया जी सपोर्ट कर रहे थे, डालमिया जो थे वो बरगा आश्रम बनवाए बजाज, इसके साथ मिल्लू मसानी टाटा के पार्टनर हो गए। इस तरह से उस समय जो कांग्रेस था पूरा जमींदारों के हाथ में चला, पूंजीपतियों के हाथ में चला गया था, और इस तरह से हिंदू व्यापारी और मुस्लिम व्यापारी का दौर चल रहा था। काफी विरोध हुआ भी। गांधी को 1943 के बाद अंग्रेजों ने किक आउट कर दिया। आप पढ़ें, ये इतिहास के लिए आप किताब पढ़ना चाहें, रॉबर्ट पेन की पुस्तक पढ़ें, रॉबर्ट पेन की पुस्तक में मिल जाएगी। और जो 43 से लेके 47 की कहानी है, यदि आप लॉर्ड माउंटबेटन की आत्मकथा पढ़ें, हिंदी में भी उपलब्ध और इंग्लिश में भी उपलब्ध है, उसमें उन्होंने कहा है कि गांधी की तो कुछ चल नहीं रही थी। गांधी, जिन्ना भी गांधी को त्याग दिए, और जब गांधी फॉरेन से पढ़ करके लौटे थे तो गोखले, तिलक, ये सब लोगों ने कहा कि अभी देश को भ्रमण करो, अभी देश को जाओ, देश को देखो। तो ये सब बातें हुई। और इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा देश है यह सोने का चिड़िया रहा है, और एक लाइन में कह रहा हूँ कि मुकम्मल है, इबादत है, और मैं वतन का ईमान रखता हूँ, वतन के शान की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में नक्शा पाकिस्तान का, मुसलमान हूँ मैं सच्चा दिल से हिंदुस्तान रखता हूँ। इसके साथ साथ आधा मिनट में मैं अपनी थोड़ी सी इस मिट्टी की बात कह दूं, जो हमारे राष्ट्रकवि, क्योंकि राष्ट्रकवि दिनकर को जब मैं बात करता हूं तो मैथिली शरण गुप्त को भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि देश में दो ही राष्ट्रकवि हुए हैं, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के विद्यार्थी जरूर उससे अवगत होंगे। तो मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, अपनी मातृभूमि शीर्षक कविता ही है उनकी, पढ़ने लायक है, संकलन है। जिसके रज में लोट पोट भरे हुए हैं, जिसके रज में, धूल मिट्टी में लोट पोट कर भरे हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण घुले हीरे भी हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्ष जुग जिसकी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मन क्यों न हो मन मोद में। पाकर तुमसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देश तुझी से बनी है, बस तेरे ही सूरत सार से सनी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी, हे मातृभूमि यह अंत है तुमसे ही मिलकर जाएगी। करते अभिषेक पयोद है बलहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है सगुन मूर्ति सर्वेश की। तो ये मैथिली शरण गुप्त ने कहा करके किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब व्यक्ति प्रयास करता है तो कुछ भी संभव है। आज हम स्वतंत्रता, यदि वास्तव में स्वतंत्रता चाहते हैं तो इसके लिए हमको लगन के साथ काम करना होगा, ईमानदारी के साथ काम करना होगा, डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। हम किसी की सरकार हो, सरकार पर हम ब्लेम करते हैं, वो उचित नहीं है। हम अपना तो कर्तव्य देखें, हमने क्या किया है, वह तभी देश संभव हो सकता है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी देखें। हम दूसरे को देखते हैं, हम अपने आप में सुधारना नहीं चाहते हैं, हम अपने आप में सुधार करें।
अब लोग कहते हैं मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज सर्विस सेक्टर्स, मैं अरसाद का विद्यार्थी हूं तो थोड़ी चर्चा कर दूं, सर्विस सेक्टर्स जो कि 57% जीडीपी देश की आय में कंट्रीब्यूशन आ रहा है सर्विस सेक्टर्स का, और उस सर्विस सेक्टर्स में 60% लगभग कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का है। अब सर्विस सेक्टर का मतलब क्या समझ रहे हैं? नौकरी नहीं, जितनी सेवाएं दी जा रही है, चाहे वह प्लम्बर का हो, चाहे वह मोटरसाइकिल का हो, चाहे वह सब्जी बेच रहा है, चाहे फल बेच रहा है, जो सेवा दे रहा है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा मैं बताऊंगा हाउस होल्ड उद्योग। हाउस होल्ड उद्योग जो है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों में है। तो इस तरह से सबका सहयोग रहा है। बड़े लोग, अच्छा इसके पीछे कहते हैं कि मुस्लिम में गरीबी है। अरे भाई, सड़क को गंदा तो अमीर लोग करते हैं। केला 10 लाख के 15 लाख के कार में चलते हैं, केला खाते हैं, छिलका शीशा गिरा देते हैं, वो गरीब बेचारा कहाँ जाता है वहाँ। इसलिए सब बहाना है। तो मेरा अंतिम लाइन है कि हम यदि बदलना चाहते हैं तो अपने आप में बदलें। और किसी ने अच्छा कहा है कि जमाना बदलना अगर चाहते हो, जमाने के पहले बदलना तो सीखो। मजारों पे दीपक तो जल जाएगा, पहले घर में दीपक जलाना सीखो। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। हकीम जी, नमस्कार।